इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 7वां मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो आता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा विस्तार पूर्वक कर ली थी। 6वां जो मौलिक अधिकार था वह था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम विस्तार से देखने वाले हैं एवं क्या क्या बातें आपको जाननी आवश्यक है वो हम सारी इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6वां मौलिक अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में 7 मौलिक अधिकार होते थे। एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसके तहत जो 6वां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो अन्य मौलिक अधिकार है उनको संरक्षण प्रदान करने वाला अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? ठीक। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कोई भी न्यायालय से मेरा अभिप्राय है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी रक्षा की जाती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, एवं कौन से अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, हम देखेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय द्वारा व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखें, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिट या फिर आदेश, निर्देश या याचिका जारी करती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय रिट या फिर आदेश, या जिसे हम निर्देश भी कह सकते हैं या फिर जिसे याचिका भी कह सकते हैं, जारी करती है। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत? ध्यान रखिएगा, जो रिट जारी होगा अनुच्छेद 32 के तहत कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट या आदेश या याचिका कौन जारी करेगा? उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी मौलिक अधिकार को लेकर किसी व्यक्ति के लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी जा सकता है, लेकिन सीधे उच्चतम न्यायालय पहले वो जा सकता है, बिना उच्च न्यायालय जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट या आदेश या याचिका जारी करता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यह याचिका या रिट जारी करता है। तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हमें 5 प्रकार के रिट के बारे में पढ़ना है, 5 प्रकार की याचिकाओं के बारे में पढ़ना है जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए पीड़ित व्यक्ति के संबंध में चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं न्यायालय द्वारा। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। नाम पहले देखिए आप। रिट के प्रकार, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण एवं 5वां है अधिकार परीक्षा। इंग्लिश में भी इसके नाम जान लेते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। ठीक है, परमादेश को बोलते हैं परमादेश मैंडमस, इंग्लिश में नाम है इसका मैंडमस। तीसरा प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोकना। ठीक है, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना और रोकने को लेकर इंग्लिश शब्द है प्रोहिबिशन। क्लियर है? तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं शरशररी। थोड़ा सा सुनने में हमको क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? शरशररी। ठीक। अधिकार परीक्षा का इंग्लिश में नाम होता है कोवोरेंटो, नाम से क्लियर हो रहा है, वॉरेंटो। वारंट जारी करके यह रिट जारी किया जाता है वारंट के द्वारा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम
देखेंगे कि ये रिट के जो विस्तार है किस व्यक्ति के संबंध में या फिर क्यों, किसके विरुद्ध, एवं इसका अर्थ क्या है, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। अभी जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको उसे आपको नोट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कौन किसके विरुद्ध एवं क्यों यह रिट जारी करता है उस पर फोकस करें। देखिए, सबसे पहले जितने भी रिट जारी किए जाएंगे वो किसके द्वारा जारी किए जाएंगे? न्यायालय के द्वारा। न्यायालय के द्वारा जारी किए जाएंगे, या तो वो उच्चतम न्यायालय होगा या उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है। तो जितने भी रिट जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? न्यायालय द्वारा, ठीक है। या तो व्यक्ति के अनुरोध में होगा या न्यायालय खुद से भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन कौन से रिट में खुद से करेगी, किसमें व्यक्ति के अनुरोध पे करेगी, हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा बंदी बना लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है या कब्जा कर लिया है, व्यक्ति का कब्जे में ले लिया गया है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश होने के लिए न्यायालय द्वारा यह रिट प्रस्तुत या जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ क्या है? को प्रस्तुत करो, जो व्यक्ति हिरासत में है या जिसे बंदी बनाया गया है उसे प्रस्तुत करो, ठीक है। तो इसका अर्थ है ये, ठीक है। तो इस रिट के संबंध में कौन याचिका दायर कर सकता है? जो पीड़ित व्यक्ति है स्वयं, वो न्यायालय के पास जा सकता है, या उससे संबंधित व्यक्ति। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, पीड़ित व्यक्ति जो है वो तो खुद बंदी है ना, तो उसके संबंध में जो नियर व्यक्ति होंगे, ठीक है, उसके जो रिलेटिव्स होंगे, वह न्यायालय के पास जाके यह रिट जारी करवा सकते हैं न्यायालय द्वारा। क्लियर है? पीड़ित व्यक्ति तो खुद बंदी बना हुआ है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके संबंधी जो है न्यायालय से अपील कर सकते हैं कि यह रिट जारी करे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? तो कौन करेगा, कैसे करेगा, किस लिए करेगा? किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के लिए उसे पेश करने के संबंध में यह रिट जारी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है परमादेश। परमादेश अर्थ क्या है? अर्थ पे पहले जाते हैं। हम आदेश देते हैं, परम आदेश, हम आदेश देते हैं। कौन किसको आदेश दे रहा है ये देखिएगा, ठीक है। सार्वजनिक किसके विरुद्ध? सार्वजनिक अधिकारियों, इकाइयों, अधीनस्थ न्यायालयों या सरकार को उनके कार्यों को करने या ना करने के संबंध में पूछने के लिए, ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या सार्वजनिक अधिकारियों को या सार्वजनिक इकाइयों को, ठीक है, या फिर सरकार को उनके कार्यों को करने या नहीं करने के संबंध में कि आप ये काम कर रहे हैं तो किस अधिकार से और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, इस संबंध में पूछने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रिट जारी किया जाता है, ठीक है। अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं। किसे आदेश दे रहे हैं? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अपने आने वाले निचले न्यायालय को आदेश दे रहे हैं, या सरकारी कर्मचारियों को या अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान लो नहीं कर रहे हैं जिसे करना चाहिए, ठीक है, तो आप यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस संबंध में पूछने के लिए जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है निकलता है क्या? रोकना, प्रोहिबिशन, ठीक है। अब कौन किसे रोक रहा है? जैसा कि मैंने बोला, यह न्यायालय द्वारा, उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा सारे रिट जारी किए जा रहे हैं। तो ये सवाल तो होगा नहीं कि कौन कर रहा है, हमेशा कौन रिट जारी करेगा? न्यायालय रिट जारी करेगा। किसके विरुद्ध जारी करेगा और इसका अर्थ क्या है एवं किन परिस्थितियों में जारी कर रहा है, यह जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 3 बातों पे हम इसको याद कर सकते हैं। कौन जारी कर रहा है, जिसका आंसर होगा न्यायालय। क्यों जारी कर रहा है, किस परिस्थिति में ये रिट जारी किया जा रहा है, किसके विरुद्ध जारी किया जा रहा है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रतिषेध, प्रतिषेध किसके विरुद्ध किया जा रहा है? निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध। कोई भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा
अपने अंदर आने वाले निचली न्यायालय के विरुद्ध यह रिट जारी किया जा रहा है। क्यों? अपने क्षेत्राधिकार से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध यह रिट जारी किया जा रहा है, यह पूछने के लिए कि आप अगर कोई मुद्दे डील कर रहे हैं तो उसे किस अधिकार से, या फिर बोलना चाहिए कि उनके न्यायिक क्षेत्र ना होने के कारण जिस मुद्दे को वो डील कर रहे हैं, जिस केस से वो लड़ रहे हैं, किस केस को डील कर रहे हैं, उसमें उनके न्यायिक क्षेत्र नहीं आता, उस अधीनस्थ न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र नहीं आता, फिर भी वह उस मुद्दे से संबंधित न्याय दे रहे हैं। तो इस संबंध में पूछने के लिए, उसे रोकने के लिए कि यह आपका न्यायिक क्षेत्र नहीं है भाई, इस संबंधी आप न्याय नहीं दे सकते। ठीक, तो उस संबंध में यह रिट जारी किया जा रहा है। फिर से देखते हैं, निचली अदालत के विरुद्ध या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध, ये ध्यान रखिएगा, अर्ध न्यायिक निकाय कौन कौन सी संस्था हो सकती है? या तो निचली अदालत, ठीक है, न्यायिक निकाय, या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध उनके क्षेत्राधिकारों से अधिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। क्लियर? अर्थ क्या है इसका? रोकना। क्लियर है? आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं चौथे प्रकार का रिट जो है उत्प्रेषण शररी, इंग्लिश में नाम है। इसका अर्थ होता है क्या? सूचित करना। इसका अर्थ होता है क्या? सूचित करो भाई हमको। कौन कह रहा है सूचित करो? फिर से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कह रहा है अपने अधीनस्थ न्यायालय को। तो ध्यान रखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण मिलते जुलते रिट हैं जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। देखिएगा कैसे। सूचित करो कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी केस से संबंधित आप न्याय दे रहे हैं, तो उस संबंध में अगर न्याय उचित नहीं हो रहा हो एवं यह न्याय किसी पीड़ित व्यक्ति से संबंधित हो, ठीक, तो उस लोक महत्व के मुद्दे को अपने पास बुलाने के लिए, अगर न्याय उचित ढंग से नहीं हो रहा है तो उस महत्व को अपने पास बुलाने के लिए पीड़ित व्यक्ति के फेवर में, ठीक, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपने पास बुलाने के लिए। तो किसके विरुद्ध? देखिए मैंने यहां पर ये साइन बनाया है, तो किसके विरुद्ध होगा? निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध। क्लियर है? तो दोनों में किसके विरुद्ध होगा? वो सेम है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, मतलब अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। किसके द्वारा? उच्च या उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अर्थ क्या है? सूचित करो, लोक महत्व के मुद्दे उच्च न्यायालय द्वारा अपने पास बुलाने के लिए। क्लियर है? अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इसमें अगर कोई न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार से बाहर न्याय दे रहा है तो उसको रोक देते हैं कि भाई नहीं, ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, मत करो, रोक देना, रोक दिया, प्रतिषेध कर दिया मतलब रोक दिया। इसमें क्या अंतर है? इसमें किसी लोक महत्व के मुद्दे को डील कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय, उससे संबंधित कानून में खराबी आ गई है, न्याय नहीं हो पा रहा है, तो पहले तो उसको रोकना कि भाई तुम इस संबंधी न्याय मत दो, रुक जाओ, और साथ ही साथ वह जो महत्व का मुद्दा है, लोक महत्व का मुद्दा है, उसे हमारे पास भेज दो, हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रतिषेध निवारक कानून था, निवारक रिट था, रुक जाना, रोक दो, निवारक हो गया ये। लेकिन उत्प्रेषण निवारक होने के साथ साथ सहायक भी है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय को कार्य करने से रोका जा रहा है, साथ ही साथ उस कार्य को अपने पास बुलाकर कार्य किया जा रहा है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इस प्रकार यह निवारक एवं सहायक दोनों है, जबकि प्रतिषेध केवल निवारक है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है अंतर एकदम? ठीक है, नोट करते जाइए। जो बहुत सारी चीजें हैं शायद इसमें आपको ना लिखी दिखे, जैसे किसके विरुद्ध वो सारी चीजें लिखी है, किन परिस्थितियों में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा मैंने लिख दिया है? न्यायालय के द्वारा। ठीक है, और कुछ कुछ जो चीजें आपको लगती है कि नोट करनी चाहिए, बिल्कुल आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं और आखिरी रिट, आखिरी याचिका जो है वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को वारंट जारी करके यह रिट जारी किया जाता है। क्यों? इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण को रोकने के लिए
किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकने के लिए। कोई सार्वजनिक व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, सरकारी कोई व्यक्ति है, वो ऐसे पद पर है और उस पद पर रहते हुए वह अपने अधिकार से अधिक कार्य कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य कर रहा है या ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उस संबंध में जारी किया जा रहा है। क्लियर है? किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकने के लिए। क्लियर है? मैंने अर्थ बता दिया। अर्थ क्या होता है इसका? किस अधिकार से कर रहे हो आप। तो सार्वजनिक व्यक्ति या किसी व्यक्ति से यह पूछा जा रहा है कि किस अधिकार से आप कर रहे हो। ठीक है, यह जो काम कर रहे हो किस अधिकार से कर रहे हो, यह आपके अधिकार में नहीं आता, उसे रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा, यह जो रिट है यह किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है न्यायालय जाकर, मतलब जारी करने वाला न्यायालय ही है, लेकिन किस व्यक्ति द्वारा अपील कर सकते हैं? इच्छुक व्यक्ति द्वारा अपील किया जा सकता है। लेकिन अन्य रिट में क्या होगा? पीड़ित व्यक्ति ही अपील करेगा, ये ध्यान रखिए। केवल अधिकार परीक्षा में कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपील कर सकता है न्यायालय की यह रिट जारी किया जाए, लेकिन अन्य रिट के संबंध में केवल पीड़ित व्यक्ति ही अपील कर सकता है। यह एक और बात नोट करने योग्य, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई। अच्छा, यहां पर एक और चीज देखिएगा कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है उसमें किसके विरुद्ध यह रिट जारी किया जाता है, यह मैंने बताया है। ठीक, तो प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण किस निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया सकता, ध्यान रखिएगा। कोई भी निजी निकाय या विधिक निकाय, कोई भी निजी निकाय, निजी व्यक्ति, निजी इकाई या विधिक निकाय के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेम यह भी किसी निजी व्यक्ति, विधिक निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध यह जारी किया सकता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में एक और डिफरेंस क्या आ गया? इसे ना तो किसी निजी व्यक्ति, निजी इकाई, विधिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाएगा, किसी के विरुद्ध जारी नहीं किया सकता, केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निकायों को छोड़कर। लेकिन इसमें क्या प्रोविजन है? 1991 में क्या हुआ था? किसके किसके विरुद्ध जारी नहीं करना है, सेम इसमें भी था कि किसके किसके विरुद्ध जारी नहीं किया सकता, दोनों में सेम था। लेकिन 1991 में उच्चतम न्यायालय ने एक प्रावधान कर दिया कि आप किसी प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी कर सकते हैं, किसे? उत्प्रेषण को। ठीक है, लेकिन उसमें नहीं। क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है, तो ये थे 5 प्रकार के रिट एवं उससे संबंधित तथ्य जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, जिनका नाम के साथ अर्थ भी पता होना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, आपको क्लियर है, अर्थ भी क्लियर है, किसके विरुद्ध किया जाता है, किसके विरुद्ध नहीं किया जाता एवं किन परिस्थितियों में किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे रिट या फिर बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाता है नागरिकों को। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यह रिट जारी करेंगे, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यह रिट जारी करेंगे। ये सारे तथ्य मैंने एक बार फिर से बता दिए, आप इसे अच्छी तरीके से नोट करके याद करिएगा, पता होना चाहिए अर्थ सहित। ठीक है, चलिए अब हमने सारे प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी चर्चा कर ली, सारे डिटेल में हम कोई महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। अब हमारे कुछ अनुच्छेद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 कवर करता है। ठीक है, जब आप अनुच्छेद का क्लासिफिकेशन देखेंगे भाग 3 के अंतर्गत, तो उसमें मैंने बताया था भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद है, लेकिन मौलिक अधिकार खुद कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 32 तक। 14 से शुरू किया था हमने क्या? विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता से। अब हम अनुच्छेद 32 में पहुंच गए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 14 से 32 हमने देख लिया। अब कुछ अनुच्छेद रह गए हैं, कौन कौन से? 12, 13, 33, 34, 35। यह मौलिक अधिकार रह गए हैं हमारे, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि 12 से 35 पूरे आपके अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो बचे अनुच्छेद है 12, 13, 33, 34, 35, इसे मैं जल्दी से आपको बता देना चाहूँगा। चलिए, अनुच्छेद 12 लाइन से लिख लेते हैं सारे अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 12, सर्वप्रथम अनुच्छेद 12 जो छूटा था इसकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। सिंपल, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, मतलब मौलिक अधिकार के संबंध में आने वाले प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां, कौन कौन से निकाय या कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। ठीक है, तो राज्य को परिभाषित किया गया है कि कौन कौन राज्य के अंतर्गत आएगा, कौन कौन से निकाय राज्य के अंतर्गत आएंगे। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि ऐसे कानून या ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकार को कम करेंगी या उनका अल्पीकरण करेंगी, वह सारे कानून या सारी विधियां शून्य हो जाएगी अपने आप। मतलब ऐसे विधि या ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करेंगी, उसे नष्ट करेंगी या उसे खतरे में डालेंगी, वह विधियां या कानून अपने आप नष्ट हो जाएंगी या शून्य हो जाएंगी। क्लियर है? तो यह है अनुच्छेद 13। मतलब मौलिक अधिकारों को अल्पीकृत करने वाली विधियां शून्य होगी। मौलिक अधिकारों को अल्पीकृत करने वाली विधियां शून्य होंगी। चलिए अनुच्छेद 14 देखते हैं। सॉरी, अनुच्छेद 33, 34, 35। मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाने की या कानून बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी, संसद के पास होगी, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। विधानमंडल के पास ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में जो भी कानून या विधियां बनाए जाएंगे, जो भी प्रावधान लाए जाएंगे, उनकी शक्ति जो है वो संसद को होगी, केवल संसद को होगी। ठीक है, शक्ति यहां पर लिख लेंगे एक और शब्द, क्या? केवल। राज्य विधानमंडलों को इसकी शक्ति नहीं होगी, कुछ भी संशोधन, कुछ भी विधि बनाने का अधिकार किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों के संबंध में। क्लियर? अनुच्छेद 34। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण है आपको जानना, कि चूंकि मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधानों की जो शक्ति हो किसके पास है? संसद के पास है। तो इस संबंध में कुछ पद जो हैं, जैसे सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, पुलिस फोर्स, ठीक है, ये सारे जो फोर्स है हमारे, ठीक है, खुफिया एजेंसियां, इसके संबंध में मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, ठीक है, खुफिया एजेंसी, पुलिस फोर्स या पुलिस बल के लिए मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध संसद द्वारा लगाया जा सकता है। क्लियर है? जितने मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, इनको प्राप्त नहीं है, या इनके लिए मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है संसद के द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या क्या बताया? सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, पुलिस फोर्स, खुफिया एजेंसियां।
ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद, इसी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, ठीक। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ सैन्य शासन क्या है, और सैन्य शासन जब किसी राज्य में लागू होगा तो वहाँ पर के मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी सैन्य शासन लागू होगा किसी भी राज्य में, वहाँ पर दिए गए मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यह बताया गया अनुच्छेद 34 में, मार्शल लॉ सैन्य शासन के बारे में, ठीक। अनुच्छेद 35 आखिरी, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 35 आखिरी अनुच्छेद, ठीक है। किसी विशेष मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। किसी विशेष मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, मतलब कोई मौलिक अधिकार है उससे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान करना है, ठीक है। कुछ विशेष प्रावधान करने हैं, कुछ नए कानून बनाने हैं, कुछ नियम बनाने हैं। मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें अंतर क्या है, कोई भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाएंगे संसद के द्वारा, लेकिन कुछ प्रावधान करना है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रावधान करना है, ठीक है, कुछ विशेष प्रावधान करना है, तो वह प्रावधान संसद के द्वारा किया जाएगा। इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 35 के द्वारा। अंतर स्पष्ट है 33 और 35 में, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकारों के संबंधित कानून बनाया जाएगा। इसमें प्रावधान क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, वह है। तो ये है अनुच्छेद जो बचे हुए थे हमारे। इस तरीके से हमारा मौलिक अधिकार वाला जो पूरा पोर्शन है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 यह हो गया पूरा कवर। अगले क्लास में हम नीति निदेशक तत्व भाग 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।